हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फील्ड। तो हम पॉलिटी के क्विक रिवीजन मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कवर करेंगे। ये डॉक्यूमेंट विजन आईएएस द्वारा दिया जाता है और आप इस डॉक्यूमेंट को विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हाईलाइटेड पीडीएफ मिले तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एज ट्रेडर्स। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। उसके बाद 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दोस्तों, दीवानी राइट्स का क्या मतलब है? दीवानी राइट्स का मतलब है कि सिविल जस्टिस राइट्स और रेवेन्यू राइट्स, ये दोनों राइट्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे इंडिया में रूल करने के लिए ऑन द एरिया ऑफ बंगाल। तो इसके बाद क्या हुआ कि फ्रॉम 1773 ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करना शुरू किया। इसकी भी एक कहानी है। इससे पहले क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया में आके रूल कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो तो रिच हो गए और जो ब्रिटिश कंपनी थी वो पुअर हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि इनको लोन की ज़रूरत पड़ी। दे केम इन डेट एंड ये गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, वी विल गिव यू लोन, बट उसके बदले में हम आपसे राइट्स मांगते हैं कि वट एवर वी विल से यू विल डू लाइक दैट। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया। तो अभी क्या था कि रूल तो था कंपनी का ही, लेकिन जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो गाइड करती थी कंपनी को कि आपको कैसे रूल करना है। तो फ्रॉम 1773 टिल रिवोल्ट ऑफ 1857, तो क्या हुआ था कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसमें इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़बरदस्त रिवोल्ट किया था। वो हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अभी हमें डायरेक्ट रूल करना होगा। तो उसके बाद जो रूल आया दैट वाज द क्राउन रूल 1858 टू 1947। फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है एंड फिर 1950 से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्ट्स को पढ़ना। तो फर्स्ट एक्ट जो हमारे पास आता है अंडर द कंपनी रूल वो है 1773 का एक्ट। 1773 में क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो देखो, हमें ना इससे पहले ये समझना होगा कि सिस्टम चल क्या रहा था बिफोर 1773। तो अगर हम यहाँ देखें बिफोर 1773 क्या था कि जस्ट टेकन लाइट एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारा लाई करता था बॉम्बे, दिस वाज मद्रास एंड दिस वाज बंगाल। तो ये तीनों के पास अपने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव राइट्स थे। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट काम करते थे। लेकिन 1773 में क्या हुआ, 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे दे वर मेड सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दैट वाज अ मेजर चेंज। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बिगिनिंग हुई, क्योंकि एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था दैट वाज द मेन वन, उसके अंडर उनके सबॉर्डिनेट बन गए थे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी आ गए थे। तो जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये 24 इन नंबर थे एंड दे वर आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे वर एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
कंपनी के बंदे थे, लेकिन दे वर आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इंडिया, जो भी चल रहा है वो रिपोर्ट करना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर हमारा फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना 1774 में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। 1773 में एक्ट आया था, 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना। कहाँ बना था? फोर्ट विलियम्स में। पावर्स काफ़ी कम थी। उसके बाद बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। इतना आपको याद रखना है। सेकंड एक्ट की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखो क्या हुआ था, 1773 एक्ट जो था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो इसीलिए हमें पिट्स इंडिया एक्ट को लाना पड़ा जो 1784 में आया, और इसमें हमने कुछ चेंजेस किए। तो हम वो चेंजेस देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक ड्यूअल सिस्टम आ गया। ड्यूअल सिस्टम का क्या मतलब है कि जो सीओडी था, जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कमर्शियल फंक्शंस को देखेंगे। लेकिन एक हमारा बीओसी आ गया जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के बंदे थे, जो कि पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ से हमारा ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट हो गया। बाकी कंपनीज टेरिटरी वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। बस इससे नेक्स्ट आते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एम्पावर्ड बाय गिविंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल। यहाँ से कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेना शुरू कर दिया इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। उसके बाद क्या हुआ, तो हमारे पास तीन चार्टर एक्ट आए, 1813, 1833 एंड 1853। अगर इन एक्ट्स की हम बात करें, चार्टर एक्ट्स की, तो 1813 में क्या हुआ कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया। देखो चाय एंड ओपियम को छोड़ के बाकी जितना भी ट्रेड करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी, इंग्लैंड की बाकी कंपनीज भी ट्रेड कर सकती हैं। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यूरोप में नेपोलियन ने ये बोल दिया था कि ब्रिटिश के साथ ट्रेड मत करो, तो ब्रिटिशर्स को लॉस होने लगा था। इसलिए उन्होंने अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बाकी कंपनीज को भी अलाउ कर दिया था। सो दिस वाज द मेन चेंज। बाकी अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन भी एलोकेट किए एनुअली। नेक्स्ट एक्ट दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसको हम बोलते हैं कि दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या किया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। तो देखो अगर हम देखें 1773 से पहले क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर 1773 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड 1833 में क्या हुए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इस एक्ट का दूसरा नाम सेंट हेलेना एक्ट भी है। तो इस एक्ट को फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को रिमूव ही कर दिया था। तो पावर किसके पास आ गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो इसीलिए हम इसको फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसको याद रखना, 1833 फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो लॉ कमीशन बना था अंडर लॉर्ड मैकॉले, एंड द वर्क वाज टू कोडिफाई इंडियन लॉज। और यहाँ पे कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड इन टी एंड विद चाइना, इसको भी रिमूव कर दिया था। कमिंग नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो दो टाइप की पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की बिगनिंग यहाँ से हुई थी 1853 में। नेक्स्ट अगर हम देखें, इंडियंस वर अलाउड इन कोविनेटेड सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था। और यहाँ पे सिविल सर्विसेज का ओपन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था। ओपन एग्जामिनेशन, एलेबरी कॉलेज।
ओके, ये आपको याद रखना है, दैट वाज द कॉलेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारा 1857 में रिवोल्ट हुआ एंड उसके बाद डायरेक्ट क्राउन ने रूल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये गलत मेंशन है, इट शुड बी द क्राउन रूल। क्राउन रूल में कौन से एक्ट आए? सबसे पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पावर कंपनी के पास थी वो सब पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका डेजिग्नेशन हो गया वॉइस रॉय का। नाउ ही विल बी नोन एज वॉइस रॉय इन इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय इन इंडिया। तो जो ये हमारा SOS है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको इस्टेब्लिश किया गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एबोलिश हो गई। एंड एबोलिश्ड जो हमारे सिस्टम थे BOC एंड COD, इनको खत्म कर दिया गया। एंड दैट वाज द एंडिंग ऑफ ड्यूअल सिस्टम, और एक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, दैट वाज SOS। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्ट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए। फर्स्ट वाज इन 1861, सेकंड 1892 एंड थर्ड 1909। तो देखो 1861 से पहले क्या हुआ था? 1861 से पहले हुआ था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। तो इसीलिए उसी की वजह से ये लॉ आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इससे पहले हमारी बनी थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कब बनी थी? 1885 में। इसके बाद इस एक्ट में कुछ और पावर्स दी गई इंडियंस को। फिर हमारा 1909 में थर्ड एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले मुस्लिम लीग बनी थी और हमारा बंगाल पार्टीशन भी हुआ था। तो इसीलिए उस सिनेरियो को देखते हुए थर्ड एक्ट लेके आए थे, एंड फर्दर इंडियंस को कुछ पावर दी गई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे दैट वाज द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ, और जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे एंड मद्रास, उनको रिस्टोर किया गया। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ एंड ऑर्डिनेंस पावर स्टार्ट हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम जो था हमारा, वो कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर है, कैबिनेट लाइक। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टेब्लिश हुई बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको बढ़ा दिया गया। और अगर हम बात करें इंक्रीज्ड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जैसे कि वो अब डिस्कस कर सकते थे बजट को, उनको पावर दी गई थी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्ट की, जो 1909 में आया, उसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। यहाँ पे फिर से इंक्रीज साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ। फिर यहाँ पे एक मेन चीज़ दी गई, देखो मुस्लिम लीग बनी थी और उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स दिया गया था। अगर हम आगे की बात करें, इन लास्ट डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसमें क्या था? दिस इज द वन ऑफ द मेन पॉइंट, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा। देखो यहाँ पे बजट को डिस्कस करना शुरू किया, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड रिजोल्यूशन ऑन बजट ये भी ऐड हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें, इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को भी ऐड फर्स्ट टाइम ऐड हुआ, एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले इंडियन बने जो कि पार्ट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट जो हमारा है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम बोलते हैं मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। तो इसको ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। कि यहाँ पे क्या था ना, कि डायआर्की को लेके आए थे, डायआर्की एट प्रोविंशियल लेवल। तो इसमें क्या था? प्रोविंशियल लेवल की डायआर्की में
दो सब्जेक्ट बनाए गए थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। एंड इन सब्जेक्ट्स में कैसे काम करते थे कि फॉर रिजर्व सब्जेक्ट जो वॉइस रॉय है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर ट्रांसफर्ड वो स्टेट से कंसल्टेशन लेंगे। नेक्स्ट आता है बाइकैमरलिज्म एट सेंटर। बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि दो हाउसेज होंगे, जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा होते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, बट देर वॉज लिमिटेड फ्रेंचाइजी। एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे सिख, इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टैट्यूटरी कमीशन। ये हमारे दोनों कमीशंस यहाँ पे बने थे, तो ये आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन क्या हुआ कि ये कभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी माने ही नहीं ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए। फेडरेशन क्या होती है कि जहाँ पे प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट दोनों एक साथ मिलके आए, लेकिन प्रिंसली स्टेट कभी चाहते नहीं थे कि हम मिल के काम करें। तो इसलिए हमारे पास तीन लिस्ट बनी यहाँ पे, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि अभी मॉडर्न इंडिया में हमारे पास तीन लिस्ट 7 शेड्यूल में मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट इज जो डायरकी था उसको प्रोविंशियल लेवल से एबोलिश कर दिया गया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल, और बाइकैमरलिज्म एट प्रोविंशियल लेवल इम्प्लीमेंट हुआ। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी वो फर्दर एक्सटेंड की गई फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन, लेबर। और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट भी हुआ। सो 1935 वाला जो एक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ बनाया गया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड। और ये जो है ये लॉ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का भी काम करता है फ्रॉम 1947 टू 1950, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अभी हम नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया, abolished the offices of viceroy and secretary of state and empowered constituent assembly to frame and adopt constitution. नेक्स्ट इज, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उनके पास अपना ऑप्शन था कि वो डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेंगे या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे कि बात करें तो कुछ जो स्टेट्स थी उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया था, कुछ ने पाकिस्तान को किया था, कुछ ने इंडिपेंडेंट रहना पसंद किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखो हमें ये पूरा टाइमलाइन पता होना चाहिए। 1906 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया आया था, बट दैट वाज इम्प्लिसिट, क्योंकि इंडिया ने डिमांड किया था स्वराज। तो स्वराज है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बनेगी। फिर 1934 में एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया आया था एंड वो दिया था एम एन रॉय ने। 1935 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर जो आया था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया था। फिर 1942 में क्रिप्स प्रपोजल में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था इस प्रपोजल को। 1846 में कैबिनेट मिशन जो आया, दैट वाज द मेन वन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया गया एंड यहाँ पे मुस्लिम लीग वाज ओके अबाउट दिस प्लान। एंड फाइनली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कब कब क्या क्या हुआ था। तो चलो आगे बात करते हैं
9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एंड दैट वाज प्रिजाइडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। और ये एक फ्रेंच की प्रैक्टिस है कि जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होंगे इनिशियली उनको प्रिजाइड किया कराया जाता है, फिर इलेक्शन होता है या फिर बाद में हमें डिसाइड करना होता है कि भाई कौन बनेगा। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको एडॉप्ट कर लिया गया था जनवरी 22 1947 में। फर्दर 1947 में क्या हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया एंड उसने कुछ चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि क्या था कि वहाँ पे मुस्लिम लीग डिफरेंट हो गया था, एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड अ फुली सोवरेन बॉडी। इट आल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जीवी मवलांकर। स्ट्रेंथ जो था, ये इसको फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ जो थी वो 299 रह गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे एंड दे विड्रू फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर नेक्स्ट अगर चलते हैं 26 नवंबर 1949, इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। तो उस दिन द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड। इट कंटेन्ड preamble, 395 articles and 8 schedules. And on the 26th of January 1950 हमने चूज किया था द कमेंसमेंट। तो इसका भी एक रीज़न है कि पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में, आफ्टर लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये दिन यादगार रखने के लिए पूर्ण स्वराज वाला हमने 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट किया। सो कमिंग नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे, उसको हाउ इट हेल्प्ड एंड बिकेम द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, पहले हमारा आया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसके बाद हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने बनाया प्रियम्बल। प्रियम्बल इज द इनिशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो बना बाद में था, एंड वो आगे बताया गया है कि वो बताता है, प्रियम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, वो इसका एक प्रीफेस है। तो चलो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। तो इट प्रोक्लेम्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। जो भी पावर्स थी, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, हमने लोगों से ही पावर ली है। जस्टिस की बात हुई थी, कौन से सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। इक्वालिटी कौन सा रहेगा, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ पीस की बात की एंड वेलफेयर की बात की। एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो इन सब चीज़ों को हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बताया था कि हम इंडिया को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया कि ये पॉइंट्स हैं, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स अपने सिटीजन को प्रोवाइड करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हमने प्रियम्बल बनाया था। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज 398, इसमें से 298 वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 टू प्रिंसली स्टेट। देखो क्या था ना कि इंडिया जो पार्ट था उसमें कुछ तो प्रोविंशियल एरिया थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, कुछ एरिया था प्रिंसली स्टेट जहाँ रूल करते थे। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो दोनों एरियाज से हमने मेंबर्स को लिया, और यहाँ पे 296 ब्रिटिश इंडिया से आए जो कि प्रोविंशियल एरिया था,
एंड 93 सीट्स थी फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. कमिंग नेक्स्ट, पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड. तो क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस से आए थे दे वर इलेक्टेड, बट जो प्रिंसली स्टेट से आए थे दे वर नॉमिनेटेड. उन्होंने नॉमिनेट किया था राजा ने कि भाई ये बंदे होंगे. एंड जो प्रिंसली स्टेट, हाँ, एंड जो ब्रिटिश इंडिया था वो इलेक्ट हुए थे इनडायरेक्टली बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ये हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे कि ये क्या होता है. सम रिलेटेड फैक्ट्स क्या था. इट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस, जहाँ पे इंडियन सोसाइटी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन सब इंक्लूडेड थे. और ये एक पॉइंट ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी वॉज नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कमिंग नेक्स्ट, तो जो कमेटीज बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हम देखते हैं कि देर वर 8 मेजर कमेटीज एंड देर वर टोटल 15 माइनर कमेटीज. तो मेजर की बात करें तो यूनियन पावर्स कमेटी, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल. ड्राफ्टिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. एडवाइजरी सरदार पटेल. रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू. स्टेयरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और अगर हम माइनर की बात करें तो दो माइनर देख लेते हैं. फाइनेंस एंड स्टाफ, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन. तो देखो, जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अदर मेंबर्स थे अलोंग विद आवर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो वो कौन कौन थे. तो ये N.G. अय्यर, A.K. अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, S.M. सद्दुल्ला, N.M. राव. he was replaced B.M. he replaced B.L. मित्तर. P.T. कृष्णमाचारी, he replaced D.P. खेतान. तो मैं ये इतनी डिटेल ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप फिर देखोगे नहीं तो आप नेक्स्ट कर दोगे, इसको देखोगे नहीं. तो एडवाइजरी कमेटी जो थी वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स J.B. कृपलानी. माइनॉरिटीज़ के लिए S.P. मुखर्जी. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम इंक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज G.D. बरदोली. एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम A.V. ठक्कर. तो अगर हम बात करें कि क्या क्या क्रिटिसिज्म होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, पहली बात तो ये है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं मानी गई, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं दे वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली. ऑल्सो ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सेकंड, ये टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि 1946 में स्टार्ट किया, 1949 में जाके कंप्लीट हुआ. एंड इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस. तो बाकी जो पार्टीज थी उनके मेंबर्स काफ़ी कम थे. डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस. इसलिए बोला भी जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है, क्योंकि वो लॉयर्स और मोस्टली पॉलिटिशियंस ने बनाया था. डोमिनेटेड बाय हिंदू कम्युनिटी. सो गाइज, यहाँ पे हमारा सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हुआ. तो आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए. प्लीज़ like this video, share this video and comment on this video, and please subscribe to our channel.